Good afternoon, students. Today I will teach about social phobia. ये जो सोशल फोबिया है एंजाइटी डिसऑर्डर का एक पार्ट है। ये जो सोशल फोबिया में क्या होता है, जो पेशेंट है उसको सोशल एक्टिविटीज़ में फोबिया रहता है। मतलब बाहर जाने में, कोई चीज़ अटेंड करने में प्रॉब्लम नहीं रहता है, पर एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम रहता है कि ऐसा कुछ बोल ना दूँ, ऐसा कुछ कर ना लूँ जो लोग मुझ पर हंसे, मुझे देखते ही लोग हंसेगी क्योंकि मैं अच्छी देखने वाला नहीं हूँ। तो ऐसा मिसकंसेप्शन रहते हैं, इसीलिए उसको सोशल फोबिया होता है। तो देखो सोशल फोबिया क्या है। मार्क्ड एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ वन और मोर सोशल परफॉर्मेंस सिचुएशन। परफॉर्मेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बाकी बहुत सारा फोबिया हम लोग देखे हैं, जैसे कि फोबिक सिचुएशन मतलब बाहर जाने से ही डरते हैं। मतलब बाहर जाएंगे कोई नहीं रहेगा तो मर सकते हैं, कुछ हैज़ार्डस हो सकता है, तो ये सोच के डरते हैं। बट ये पर्टिकुलर डिजीज्ड पर्सन जो है वो लोग उसके ऊपर हंसेगी, ये बात सोच के डरते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी दूसरों का मेरा तबीयत ख़राब हो जाएगा, दूसरों का कुछ हो जाएगा, ये सब सोच के नहीं हंसते हैं। दे आर बेसिकली फ्राइटेंड अबाउट क्रिटिसिज्म, embarrassment. They are not thinking about the death and all. They are thinking about their particular activities where they can criticized by others. वो लोग क्रिटिसाइज हो सकता है बाकी लोगों के द्वारा। जो मैंने पहले जो सोशल डिसऑर्डर का जो फ़ोटो लगाया है उसमें देख सकते हो कि एक अकेले है, बाकी सब हाथ लगा के खड़े हैं। मतलब एक हंस रहा है तो बाकी लोग आके भी हंस रहा है उसके ऊपर, तो वो लोग लोनली फील करते हैं, पावरलेस फील करते हैं। तो ए मार्क्ड एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ वन और मोर social or performance situation in which the person is exposed to unfamiliar people. ये जो unfamiliar people, not always unfamiliar, they can be familiar also, but they have irrational fear. They will criticize me, they will underestimate me about that, और टू पॉसिबल स्क्रूटिनी बाय अदर्स। दैट इज़ द मेन थिंग कि बाकी लोग बहुत अच्छे से जांच करेगा। स्क्रूटिनी मतलब एकदम ध्यान से जांच करना, हाँ, मतलब हर एक गलती निकालेगी। तो ये सोच के उन लोगों को टेंशन होते हैं। मैंने तो एक एग्ज़ाम्पल दे भी चुकी हूँ कि मेरी एक दोस्त थी जो मेरे साथ पढ़ती थी, तो उसको ये डर था कि कोई प्रेजेंटेशन देंगे तो बाकी सब लोग, मैं इतना ख़राब प्रेजेंटेशन देती हूँ कि बाकी सब लोग हंसेगी। तो वो हर टाइम कोशिश करते हैं कि वो डिले हो जाए, कैसे भी करके वो टल जाए। उसका मतलब तब छुट्टी ले लेता था, तबीयत बिगड़ जाता था, लंच की बाद में लेना है, जैसे कि बहुत कम लोग रहे, बच्चों के सामने प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं देते थे। तो ये अवॉइडिंग टेंडेंसी था। तो देखो, the individual fears that he or she act in a way that will be humiliating and embarrassing. मतलब ये बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज करेगा, ह्यूमिलिएट करेगा वो लोगों को, और उसके ऊपर हंसेगा। पर सोचना ये है, वो लोग कभी कंस्ट्रक्टिव नहीं सोच सकते हैं। वो लोग कभी ये नहीं सोचते कि अगर मैं कुछ करूँगी तो ही लोग हंसेगी, पर वो लोग तो बिना करके ही हंस रहा है। दे आर नॉट डूइंग दिस, क्योंकि जो भी कुछ करते हैं उसके ऊपर तो कोई ना कोई कमेंट, कोई ना कोई नेगेटिव थिंग आ ही जाता है, पर करना कहाँ पर रुक जाते हैं। पर वो लोग क्या करते हैं, अवॉइड कर लेते हैं। वो ही मेन थिंग है जहाँ पर इसका जो फोबिया है वो और भी बढ़ जाते हैं। देखो, एक्सपोजर टू द फियर्ड सोशल सिचुएशन ऑलमोस्ट इनवेरिएबली प्रोवोक्स एंजाइटी। मतलब कि ये चेंज नहीं होता है, मतलब जहाँ पर ये सोशली कुछ एक्टिविटीज़ करना है तो उसका फोबिक एंजाइटी आ जाता है, क्योंकि वो पहले से ही क्या करते थे, अवॉइड करते थे कि हाँ मुझे क्रिटिसाइज़ करेगा तो मैं अवॉइड कर दूँगी। अगर फाइट करने की हिम्मत एक बार आ जाती है कि हाँ मैं फाइट करूँगी, तो ये डर कमते जाते थे, पर हर टाइम अवॉइड करते थे, इसीलिए बढ़ते जा रहा है। तो सिचुएशन बाउंड और सिचुएशनली प्रीडिस्पोज्ड पैनिक अटैक, मतलब उससे पहले वो काम करे, उससे पहले ही वो सोच के ये कैसा मुँह करेगा, वो क्या बोलेगा, ये सोच के इतना डर महसूस करते हैं कि पैनिक अटैक जैसा
फील होता है। अनरीज़नेबल, ये जो पैनिक अटैक होता है वो ऑलवेज अनरीज़नेबल होगा, मतलब कुछ ये फियर और एंजाइटी, दो वर्ड तुम लोग सुन चुके हो, इसमें डिफरेंस क्या है? तो दो वर्ड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ये जब एंजाइटी हम लोग बोलते हैं ना, ये पर्टिकुलरली अनरीजनेबल होते हैं, इसके पीछे ना पर्टिकुलर ठोस कोई वजह नहीं रहते हैं। जैसे कि फियर के पीछे वजह रहते हैं, सबको डर लगता है, किसको डर नहीं लगता है? कोई ये आ जाए, टाइगर आ जाए, स्नेक आ जाए, तो किसको डर नहीं लगेगा? डर सबको लगता है, बट दैट इज़ फियर, नॉट द एंजाइटी। वो डर होगा, डर लगेगा, ये सोच के घर में कौन रहता है? कोई नहीं रहता है। सामना करने के लिए सब निकल जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एंजाइटी। जब वो अनरीजनेबल होता है, उसके पीछे कोई वजह नहीं रहता है, ठोस वजूद भी नहीं रहते, तब वो एंजाइटी हो जाता है। तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑल्सो known as social phobia, is a type of anxiety disorder characterized by excessive fear, anxiety, discomfort and self कॉन्शियसनेस इन सोशल सेटिंग। तो ऐसा सोशल सेटिंग रहेगा जहाँ पर उसको कुछ परफॉर्मेंस, सोशल एक्टिविटीज़ या उसको देख रहा है लोग, तो उसको लगेगा कि हाँ बाकी सारे के सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं, मुझे ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मेरे बारे में ही सोच रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। कोई किसी को मतलब मैं कोई इंडिविजुअल ऐसा हूँ नहीं कि मेरे लेके पूरा विश्व घूमे, तो ऐसा नहीं होता। तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसे ही है, सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है कि मैं ये ठीक नहीं कर रही हूँ, वो ठीक नहीं कर रही हूँ, ऐसा चलना सही था, वैसा चलना सही नहीं था। तो ये सोच के उन लोगों का एंजाइटी और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तुम जैसा कर रहे हो तो बार बार करो, गलतियाँ वैसे ही सुधर जाएगा, ये सोच कभी नहीं आते हैं, तो एंजाइटी बढ़ जाते हैं। कमिंग टू द एपिडेमियोलॉजी, ये जो सोशल फोबिया है, ये मैंने ओसीडी पढ़ाने के टाइम पे बताई थी कि ओसीडी होता है वर्ल्ड में 4th कॉमनेस्ट डिसऑर्डर। आई होप यू कैन रिमेंबर ऑल्सो, इफ़ आई एम रिमेंबरिंग दैट थिंग, सो आई होप यू ऑल्सो कैन रिमेंबर बिकॉज यू आर यंगर टू मी। तो वो 4th नंबर पे था ओसीडी। जैसे कि ये एसएडी मतलब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और सोशल फोबिक डिसऑर्डर, ये जो है ये 3rd कॉमन डिसऑर्डर है जितना सारा मेंटल डिसऑर्डर है उसमें से। देखो क्या है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर अफेक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन अमेरिकन एडल्ट्स। तो एक रिजल्ट में दिखाया है कि 15 मिलियन अमेरिकन एडल्ट्स में, अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था, उसमें 15 मिलियंस एडल्ट्स में ये सोशल एंजाइटी दिख जाता है। मैंने पहले ही भी बता चुका हूँ, ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर है मेनली यू कैन डिस्कवर इन द एडोलेसेंट टू एडल्ट, मतलब तो चाइल्डहुड से 35 ईयर्स ऑफ एज में ये अपीयर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू यूएस नेशनल कोमॉर्बिडिटी सर्वे, सोशल एंजाइटी हैज़ ए 12-month प्रिवेलेंस रेट 6.8%। तो ये जो है यूजुअली 1 साल तो रहते ही रहते हैं, मतलब कुछ भी हो जाए 1 साल रहते ही है। ये लाइफ टाइम बहुत साल तक रह सकते हैं या लाइफ टाइम भी रह सकते हैं, प्लेसिंग इट एज द 3rd मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो। Statistically, social anxiety disorder is more common in women than men. All the anxiety disorder more common in women only, not in men, because 2 times greater chance women having greater chance than the males. Then, despite the availability of effective treatments, fewer than 5% of people with social anxiety disorder seek treatment in the year following initial onset. ये जो पेशेंट है जिन लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन। यू कैन टेल कि हमारा जो सोसाइटी में मेंटल डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर का एक्सेप्टेंस बहुत कम है, इसीलिए जितना सारा पीपल ये एंजाइटी डिसऑर्डर है उसमें से ओनली 5% बाहर आके बोलते हैं कि हाँ मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है। ट्रीटमेंट रहने के बावजूद भी ये एक डिसऑर्डर है जो 85% क्योर्ड हो जाते हैं ओनली एक थेरेपी की साथ। मतलब सीबीटी एक थेरेपी है जो तुम लोग जान चुके हो, तो वो सीबीटी थेरेपी की चलते हुए 85% क्यूरिटी मिल सकता है, पर उसके बावजूद भी ओनली 5% लोग ही आके बोलते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। More than a third of people report symptoms for 10 or more years before seeking help.
तो जिन लोग भी हेल्प मांगने के लिए आया है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं कि मुझे 10 साल से ये प्रॉब्लम है, या 5 साल तो नॉर्मल, मतलब हर एक को ये हिस्ट्री देते हैं कि 5 साल से तो मिनिमम मुझे ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इसके बाद मैं अभी आई हूँ कि और टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए। सो लास्ट वन इज़ राहत देने वाली बात है कि 85% ऑफ पार्टिसिपेंट्स we are able to significantly improve or recover using cognitive behavior therapy। तो एक स्टडी है कि ये जो थेरेपी है CBT थेरेपी वो 85% लोग जो सिम्टम्स है वो ठीक करा देते हैं। नाउ कमिंग टू द कॉमन ट्रिगर्स, क्या क्या ऐसा चीज़ है जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को बढ़ा देते हैं, एग्रेसिव मोड में लेकर आते हैं। तो देखते हैं कुछ लोगों की ऐसा होता है कि ईटिंग इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों के सामने खाने से शर्माते हैं। बहुत ज़्यादा वुमेन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि जो गांव की फीमेल्स है वो लोग बाहर आके लोगों के सामने, जैसे कि मेल हो फीमेल हो, किसी के सामने आके खाने से कि मैं कैसे खाऊंगी, कैसे वो आवाज़ ना आए, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं हर एक एक्टिविटी लेकर। देन स्पीकिंग इन पब्लिक, बोलने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं, आई विल बी नॉट राइट, क्या बताऊँ, कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर आके भी वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं ड्यू टू द एंजाइटी एंड अनरीजनेबल एंजाइटी, एंड उसके बावजूद फिर से वो सोचने लग जाते हैं हाँ मैंने अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, ये हुआ वो हुआ, सबने क्रिटिसाइज़ किया, हाँ सा पर मैंने दिया और फिर से और ऐसे देंगे, ये सोच नहीं आते हैं। बीइंग ए सेंटर ऑफ अटेंशन, मतलब ऐसा कुछ माहौल हो जिसमें वो ही सेंटर ऑफ अटेंशन हो, उसमें बहुत डर लगता है। जैसे कि मैरिज में वो लोग बहुत यूजुअली डरते हैं कि हाँ सब लोग आके देखेंगे, मैं तो अच्छी देखने वाली नहीं हूँ, सब लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, हंसेंगे मुझ पर, क्या क्या बताएंगे क्या पता, शायद अच्छे से ड्रेसअप ना हो, तो ये बहुत ज़्यादा पैनिक कर देते हैं लोगों को। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर से मतलब इनिशिएशन में डरते हैं कि हाँ स्टार्ट करें कि मुझे ये प्रॉब्लम है और ये इच्छा है, ये स्टार्ट करने में डरते हैं। गोइंग ऑन डेट, मीटिंग न्यू पीपल, डेफिनेटली जो लोग इंट्रोवर्ट है उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखते हैं। इंटरव्यूइंग फॉर ए जॉब, सबको डर लगता है, पर उसके बाद भी जो लोग वो उसको खुद को प्रिपेयर करके वो अटेम्प्ट करते हैं वो ही हासिल कर पाते हैं। तो ये लोग क्या है, जाते ही नहीं है, जाने से डरते हैं, जाके इतना घबरा जाता है कि पूरा जो इंटरव्यू ख़राब कर देता है, फिर से वो लेके सोच में पड़ जाता है कि मैंने जॉब जानते हुए भी मैंने जॉब खो दिया ड्यू टू माई परफॉर्मेंस। गोइंग टू वर्क और स्कूल, हर रोज़ इसको काम में जाने से डरते हैं कि क्या होगा क्या पता, जाने से किससे मुलाकात होगा, कौन डांटेगा, ठीक से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, आज भी 5 मिनट लेट हो गया, तो ये सोच के डरते रहते हैं। ये तो डेली इंसिडेंट से होते रहेंगे। मीटिंग ऑफ अदर पीपल्स आइज, आई टू आई कॉन्टैक्ट करने में इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहते हैं। वो लोग ऐसे सोचते हैं कि देख के उन लोगों को लगेगा कि हाँ आई एम नॉट वर्दी, उन लोगों को मेरा जो खोखलापन है वो दिख जाएगा, ये सब फीलिंग्स होते हैं। मेकिंग फ़ोन कॉल्स इन पब्लिक, बाकी फ़ोन कॉल्स पब्लिकली फ़ोन कॉल्स करने में उन लोगों को लगता है कि हाँ सब लोग मेरे ऊपर ही शायद सुन रहा है, क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, कैसा लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट व्हेन आई एम टेलिंग समथिंग इन इंग्लिश, ऐसे सोच के वो लोग घबरा जाता है। यूजिंग पब्लिक रेस्ट रूम, कहाँ पर भी रेस्ट रूम में बैठे हुए हैं तो भी उसको एम्ब्रेस फील करते हैं, क्रिटिसाइज फील करते हैं, ह्यूमिलिएट फील करते हैं कि बाकी लोग आ रहा है जिसको हम लोग जानते नहीं है ऐसे देख रहे हैं, तो दे आर फीलिंग वेरी एंक्शस। रिस्क फैक्टर, कुछ रिस्क फैक्टर है जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है और इन लोगों को होने के चांस बहुत ज़्यादा है। एसआईडी मतलब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। देखिए नेगेटिव और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, बेसिकली आई एम टेलिंग अबाउट एनी मैच्यूरेशनल सिचुएशन एंड सिचुएशनल क्राइसिस, मैच्यूरेशनल क्राइसिस एंड सिचुएशनल क्राइसिस। मैच्यूरेशनल क्राइसिस का मतलब है जो लाइफ के साथ साथ कुछ क्राइसिस होते जाते हैं, जैसे कि
स्कूल के बाद कॉलेज जाना, कॉलेज के बाद जॉब, नए जॉब पे जाना, जॉब के बाद ना और जॉब चेंज करना, फिर शादी करना, फिर बच्चा होना, सब एक एक स्टेज का क्राइसिस पीरियड है जो फेस हर एक को करना पड़ता है। फिर भी ये मैच्योरिटी के साथ साथ ये क्राइसिस आते हैं लाइफ में। उसके साथ कुछ सिचुएशनल क्राइसिस भी होता है, मतलब जो सिचुएशन पर्टिकुलर उसके लिए ही हो या उसका कम्युनिटी के लिए ही हो, तो वो होने से भी इन लोगों को सोशल एंजाइटी डिजॉर्डर होने के चांस बढ़ जाते हैं। देन टेम्परमेंट, चाइल्डहुड एंजाइटी, एब्यूसिव इंसिडेंट्स होने से भी ये एसिडी बढ़ने के चांस है। और लास्ट में मैंने बताना चाहती हूँ, जो पेशेंट है उसमें 80% पेशेंट को ये हिस्ट्री मिला है कि उसका जो चाइल्डहुड था वो फॉल्टी था, मतलब पेरेंटशिप फॉल्टी था, आइदर एब्यूसिव था और स्ट्रिक्ट पेरेंटशिप था, मतलब प्रेशर था कि यू हैव टू अचीव इट। तो इसकी वजह से इसके चलते हुए लेटर लाइफ में वो एसिडी लेके प्रेजेंट किया। तो कॉजेज़ क्या क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कॉजेज़ है ये मैंने पहले ही एंजाइटी डिजॉर्डर का कॉजेज़ एलाबोरेटली डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो लिखो तो भी सही है। उसके साथ ये और पहले तुम ये लिख सकते हो, फिर वो जो एंजाइटी डिजॉर्डर का पॉइंट है वो ऐड कर सकते हो डेफिनेटली। फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल एब्यूज़ चाइल्डहुड में या एडोलेसेंट पीरियड में वेरी आइडेंटिकल ये सब। देन बुलिंग और टीजिंग बाय पीयर्स, मतलब मैंने जो दो सहेली की बात बताई वो मुझे एमएससी में मिले, पर वो उसका हिस्ट्री लेते वक्त हम लोग बस 3 ही थे जो मेंटल हेल्थ लेके पढ़ते थे। और वो जो लड़की की बात मैं बोल रही हूँ वो मेडिकल सर्जिकल डिपार्टमेंट की थी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उसका जो प्रीवियस कॉलेज था वो भी वो ही कॉलेज था, मतलब बीएससी भी मेरी एमएससी के कॉलेज से किया है वो, और एमएससी भी वो कंटिन्यू कर रहा है। आफ्टर 2 इयर्स वो कंटिन्यू करने के लिए आ गए। तो उसका जो मैम है जाने पहचाने है, बहुत सारा पॉजिटिव साइड था उसकी, पर उसके बावजूद भी वो सहमी हुए रहते थे, डरते थे सबसे, जैसे कि वो 4 साल वो ही कॉलेज से बिताया उसके बावजूद भी। वो फिर हम लोग उसका जो कुछ दोस्त थे, सहेली थे जो आजू बाजू में रहते थे, तो हम लोग गए, बात किए, टीचर्स लोगों से बात किए, तो पता चला कि वो उसको बहुत ज़्यादा टोंटिंग होता था उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा एब्यूसिव वर्ड यूज़ करते थे जब वो बीएससी में थे। तो उसके बावजूद बात क्या हुआ, वो सब कुछ करने में उसको डर महसूस होने लगा। मतलब कभी भी, मतलब कुछ अच्छा हुआ, कुछ फंक्शन है जिसमें वो उसको बुके देना है बस प्रिंसिपल को, वो भी नहीं दे पाया, मतलब बुके लेकर जा रहा था, बीच में गिर गया। मतलब ऐसा कुछ इंसिडेंट्स वो डर के मारे कर लेते थे। तो ये दिख जाता है कि यूजुअली कि कहीं ना कहीं लाइफ की कोई ना कोई टाइम पे बहुत ज़्यादा बुलिंग और टीजिंग की सामना करना पड़ा, जिसकी बात चलते हुए उसको ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। देन फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, ये इसके बाद वो घर में जाते हैं, पियर्स कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, पर घर में जाते हुए भी उसको ऐसे महसूस होता था कि जो बहुत दर्दनाक है, जो उसको एक कज़िन था उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता था सारी की सारी, मतलब उसकी मम्मी पापा, अपने मम्मी पापा भी वो कज़िन ब्रदर को ज़्यादा प्यार करते थे उससे, और उस साथ ही साथ वो कज़िन ब्रदर भी उसको मारते थे, पीटते थे, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि ये मारने के लायक है, ऐसा फील करवाया गया। तो उसके लिए वो जो डोमेस्टिक वायलेंस था, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट था, इसीलिए उसको और भी ज़्यादा बोलने की जगह नहीं मिला कभी कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो बाद में सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर लेके प्रेजेंट किया। डेथ ऑफ और डिजर्शन बाय पेरेंट्स, ये हो सकता है, तो ये तो कॉमन है जो सिचुएशनल क्राइसिस होता है। देन मैटरनल स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इन्फेंसी, मम्मी को अगर कुछ स्ट्रेस रहा हो, जैसे कि उसकी मम्मी से बात किया हम दोनों ने, मैं और मेरी और एक क्लासमेट ने, वो मम्मी बताया कि तभी प्रेशर आ रहा था कि हाँ ये लड़की हुए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होगा, तो वो प्रेशर लेके ही उसको जन्म हुआ। उसके बावजूद भी वो उसके कलर लेके टोंटिंग किया गया, उसकी वो मतलब हर एक चीज़ लेके टोंटिंग किया गया, जिसके बाद उसको ये एसिडी प्रॉब्लम हुआ।
देखो, मैंने एक पिक्चर डिपिक्ट किया यहाँ पर कि वो जितना भी अच्छे से प्रेजेंट हो कि उसको लग रहा है कि सारी की सारी उसके ऊपर ही देख रहा है। देखो, बहुत सारा आईज़ है जो उसको वो बस आई ही देख पाते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, ज़्यादा देर आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते हैं, किसको बस आई ही दिख जाता है कि वो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, मुझे बस देख रहा है। तो देखो, पूरा सारी की सारी आई एक ही पर्सन को देख रहा है। दिस इज़ द फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन हु आर हैविंग सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। दिस इज द कॉज इनर प्रॉब्लम। Then coming to the symptoms, physical symptoms: rapid heartbeat, dizziness, muscle tension, nothing to be explained over here. Stomach trouble, blushing, trembling, excessive sweating, dry mouth, thirsty feeling, abdominal distension can be there, cramping pain in abdomen can be there. Then mental symptoms something, then high level of anxiety or fear, nervousness, panic attack can be if समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि प्रिंसिपल मैम के सामने कुछ बोलना है तो वो और भी ज़्यादा पैनिक अटैक होता है। तो ये मतलब सिचुएशन वाइज जैसा सिचुएशन है वैसा उसका पैनिक होता था। तो नेगेटिव इमोशनल साइकिल्स, देन डिस्मॉर्फिया, कॉन्सेंट्रेट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, मतलब मैं आई एम नॉट परफेक्ट। कौन परफेक्ट है? कोई परफेक्ट नहीं है। तो वो उसको सोच के क्या करना, तो उसको ये डर रहता है आई एम नॉट परफेक्ट, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ख़राब है, मेरा जो कलर है वो बहुत ही शेमफुल है, ये सोच के वो और भी छुप जाता है बाकी की पीछे। देन बिहेवियरल सिम्टम्स, अवॉइडिंग सिचुएशन। ये अवॉइडिंग सिचुएशन एक ऐसा बिहेवियर है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और भी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। देन रेफरिंग फ्रॉम सर्टेन एक्टिविटीज़, ये क्या करते हैं, रिफ्रेमिंग करते हैं। रिफ्रेमिंग मतलब क्या करते हैं, मतलब मुझे 9 बजे से जाके प्रिंसिपल मैम से मीट होता था, तो अभी मैं 8:50 में चले जाऊँगे, जाके तुरंत मैं ऊपर चले जाएंगी कि मीट ना हो। तो ये क्या है, वो पर्टिकुलर सिचुएशन अवॉइड करने की करना चाहते हैं, इसीलिए वो रिफ्रेम कर देते हैं कि कैसे करके मैं वो पर्टिकुलर सिचुएशन अवॉइड कर दूँ। तो हर एक एक्टिविटी वो सोचते रहता है कि क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन मुझे सामना करना ही नहीं पड़ा। पर ये सोच में डूबा हुआ उसको और भी ज़्यादा एंजाइटी हो जाते हैं। बिकमिंग आइसोलेटेड ऑब्वियसली। देन एक्सेसिव ड्रिंकिंग, सब्सटेंस अब्यूज स्टार्ट हो सकता है ड्यू टू द डिप्रेशन, क्योंकि वो लोग ऐसा लोनली फील करते हैं। अगेन आई वांट पिक्चर आई डिपिक्ट इन फर्स्ट स्लाइड कि जहाँ पर वो अकेला है, बाकी सब हाथ पकड़ के है, कि अगर तुम सोसाइटी में नहीं जाओगी, परफॉर्म नहीं जाओगी, एक्टिविटी नहीं करोगी, तो डेफिनेटली नो वन विल बी देयर विद यू, सो दैट फीलिंग्स विल बी देयर, सो दे कैन अगेन गोइंग टू डिप्रेशन। देन ट्रीटमेंट, मैंने बोल दिया है ऑलरेडी कि CBT ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें ये एक ही ट्रीटमेंट 80% ठीक कर सकते हैं, 80 to 85%। कॉग्निटिव और बिहेवियर थेरेपी एक साथ 5 किया हुआ। उसमें क्या होता है, कॉग्निटिव थेरेपी में हम लोग टीचिंग देते हैं, यूजुअली थॉट चेंज करने के लिए कोशिश करते हैं। कैसे थॉट कोशिश करते हैं कि जैसे कि ग्रुप थेरेपी, जैसे कि ड्रामा कि 3 एक ही टाइप का पेशेंट, ACD का पेशेंट एक साथ में बिठाया, फिर किसको किस में डर है, तो ये हर एक को बताना पड़ता है कि हाँ मुझे इसमें डर है। फिर उसके बाद वो दूसरों क्या सोचते हैं, दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, और ऑल्टरनेटिव सोच क्या हो सकते हैं, नर्स कैन शो दैट। तो ऐसे उसको थॉट हम लोग चेंज कर सकते हैं। थॉट अगर चेंज हो गया तो बिहेवियर चेंज हो सकता है। बिहेवियर चेंज में क्या कर सकते हैं, टोकन थेरेपी दे सकते हैं कि हाँ तुम ऐसा बिहेवियर दिखाओगे, सो तुम अगर आज प्रेजेंट करोगे तो यू विल गेट। तो हम लोग जब वो प्रेजेंट करेंगे ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट रहेगा, पर वी शुड नॉट एम्फसाइज ऑन नेगेटिव पॉइंट, वी शुड एम्फसाइज ऑन पॉजिटिव पॉइंट। तो वो अगर वो प्रैक्टिकली फिट हो वो पॉजिटिव पॉइंट्स, तो डेफिनेटली शी विल एनकरेज, शी विल फील एम्फसाइज और शी विल फील वर्दी। देन सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, ये जो है ये क्यों दिया जाता है कि नेगेटिव बिहेवियर ना दिख जाए। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन मतलब एक के बाद एक सिस्टमेटिकली उसका जो फोबिक सिचुएशन है उसमें डिसेंसिटाइज किया जाएगा, उसका जो सेंसिटिविटी है फोबिक सिचुएशन लेके उसको डिसेंसिटाइज किया जाएगा। कैसे, सपोज सोचो कि
उसको पहले एक पिक्चर दिखाया कि देखो अगर तुम कैसे देखते हो, तो तुम अगर मॉर्फी लेके परेशान हो कि हाँ मैं ऐसा देखती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये लेके तुम सोच में डूबे हुए हो, तो बाकी कुछ लोगों का ऐसा एग्जाम्पल दिया सकता है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये ऐसा है, फिर भी इतना कुछ कहते हैं। जैसे कि भारती, तुम लोग जानते हो कॉमेडियन क्वीन भारती, तो उसका फिज़िकल कंडीशन लेके बहुत ज़्यादा ताना पूरा लाइफ भर सुने हैं वो, उसके बावजूद भी वो इस जगह पर आए। वो एग्ज़ाम्पल दे के एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। उसकी बात क्या करोगे, ये पहला स्टेज हो सकता है, उसके बाद भी शायद ही कुछ हो। फिर उसके बाद क्या है, उसको पर्टिकुलर वो पेशेंट को कहीं पर एक जगह में एक्सपोज थोड़ा टाइम के लिए, कि 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए कुछ बोलो, फिर चले जाओ 2 मिनट के लिए, पर ये थोड़ा टाइम के लिए, फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा टाइम, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको सिस्टमेटिकली डिसेंसिटाइज किया जाता है। फिर फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी में फैमिली कोहेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइटी डिसऑर्डर में फैमिली के पर्सन, हर एक पर्सन को समझना है कि कैसे बिहेव करना है पेशेंट को, उसको टीच किया जाता है फैमिली पेशेंट को कि कैसे बर्ताव करना है पर्टिकुलरली पेशेंट के साथ। वो एक्सेप्ट करे कि ये एक बीमारी है, अगर वो लोग सपोर्ट करें तो ये बीमारी ठीक हो सकती है, तो इसकी और ठीक ना भी हो तो इट कैन बी ट्रीटेबल, तो ये सोचे और वैसा ही ट्रीटमेंट दे। तो इसीलिए फैमिली थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके साथ बेसिकली 2 मेडिकेशन इसमें इफ़ेक्टिव है, एक है एंजियोलाइटिक, दूसरा है एंटी डिप्रेशन। ड्यू टू एंजाइटी तो एंजियोलाइटिक चाहिए होता है, टैपर ऑफ करने की ज़रूरत है, शॉर्ट ड्यूरेशन होगा तो ही अच्छा रहेगा। साथ में एंटी डिप्रेशन बिकॉज दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड ड्यू टू दे कांट एबल टू परफॉर्मेंस लाइक अदर्स, can't able to give the performance like others, so that is the reason behind that। उसके लिए बेसिकली SSRI सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स देने की ज़रूरत होता है। नर्सिंग डायग्नोसिस, देखो मैं 4 नर्सिंग डायग्नोसिस प्रॉपरली क्रिएट करके इधर लिखी हूँ। आज तुम लोगों को सबके लिए यह टास्क है। ये टास्क मैंने लिख के नहीं दूंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि कितना सारा आप ये पढ़ रहे हो और पढ़ के मुझे असाइनमेंट लिख के दे रहे हो। तुम्हारा असाइनमेंट से ये जो 4 नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करके दिए हैं, उसके लिए बस एक गोल और 2 प्लान करके लिख के विदिन 5 PM मुझे सबमिट करो। आज के लिए ये तुम्हारा असाइनमेंट से आज ही करना है विदिन 5 PM। ये 4 नर्सिंग डायग्नोसिस का एक गोल, साथ में 2 प्लान हर एक के लिए, तो 4 है, 8 प्लान चाहिए मुझे और 4 गोल चाहिए। लिखो और मुझे पिक्चर लेके सेंड करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।